कंपनी कानून पर हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करेंगे और वो विषय है दमन और कुप्रबंध। जय हिंद। तो हमारी आज की पूरी चर्चा इसी एक सवाल के आसपास घूमेगी। पहले अंग्रेजी में सुन लेते हैं। What do you mean by oppression and mismanagement of a company? Who can apply against oppression? Discuss the powers of the tribunal for the prevention of the oppression and mismanagement in the company. What is the difference between the oppression and mismanagement? और अब हिंदी में, दमनकारी आचरण, जिसे हम अन्याय भी कहते हैं, और कुप्रबंध से आप क्या समझते हैं? अन्यायपूर्ण आचरण के विरुद्ध कौन आवेदन पेश कर सकते हैं? कंपनी में कुप्रबंध की स्थिति को रोकने के लिए अधिकरण की क्या शक्तियां हैं, उनका वर्णन कीजिए। और आखिर में, दमन और कुप्रबंध में असल में अंतर क्या है? तो चलिए इस सवाल के हर एक पहलू को एक-एक करके विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी बात समझना जरूरी है। ये जो दो शब्द हैं, दमन और कुप्रबंध, इन्हें कंपनी अधिनियम 2013 में कहीं भी सीधे सीधे परिभाषित नहीं किया गया है। इनका जो अर्थ है, इनका जो दायरा है, वो समय के साथ हमारी न्यायपालिका ने अपने अलग अलग फैसलों के जरिए तय किया है। एक्ट में बस इतना लिखा है कि अगर किसी कंपनी का कामकाज कुछ शेयर होल्डर्स के लिए दमनकारी हो या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तो उसके समाधान के लिए ट्राइब्यूनल के पास जाया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि ये ऑपरेशन या दमन आखिर है क्या? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि ऐसा कोई भी बर्ताव जो बोझ डालने वाला हो, कठोर हो और सरासर गलत हो। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ गैर कानूनी कामों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसमें हर वो काम शामिल है जो ईमानदारी और निष्पक्षता के उन स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है जिनकी उम्मीद कोई भी शेयरधारक कंपनी में अपना पैसा लगाते वक्त करता है। जब मेजॉरिटी का बर्ताव इस भरोसे को तोड़ता है तो उसे ही दमन कहा जाता है। इस विषय पर जो सबसे अहम और फाउंडेशनल जजमेंट है, वो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने शांति प्रसाद जैन बनाम कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड के केस में। कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, मामले का सार यह है कि जिस आचरण की शिकायत की गई है वो बोझिल, कठोर और गलत होना चाहिए। इसमें एक सदस्य या शेयर होल्डर के रूप में मालिकाना हकों के मामले में ईमानदारी या निष्पक्ष व्यवहार की कमी का तत्व जरूर शामिल होना चाहिए। ये जो परिभाषा है, ये आज भी भारत के कंपनी कानून में दमन को समझने का आधार है। और देखिए, हमारे भारतीय न्यायालयों ने सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फैसलों से भी प्रेरणा ली है। स्कॉटलैंड का एक बहुत मशहूर केस है, एल्डर बनाम एल्डर एंड वॉटसन लिमिटेड। ये इस मामले में बहुत रेलेवेंट है। इस केस में ये कहा गया कि अगर किसी सदस्य पर ऐसा कोई बोझ डाला जाता है जो अन्यायपूर्ण हो, कठोर हो और क्रूरतापूर्ण हो, तो वो आचरण दमनकारी माना जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सिद्धांत है, ये कितना व्यापक और यूनिवर्सल है। अच्छा, अब हम आते हैं सवाल के दूसरे हिस्से पर कि ट्राइब्यूनल के पास ये याचिका लेकर जा कौन सकता है। देखिए, कानून ये भी पक्का करता है कि इन प्रोविजंस का कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई भी एक अकेला शेयरधारक उठकर याचिका दायर कर दे। नहीं, इसके लिए कुछ न्यूनतम संख्या की शर्तें रखी गई हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 244 इन शर्तों को बिल्कुल साफ करती है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल है, तो दो शर्तें हैं। पहली, या तो कम से कम 100 सदस्य साथ में आए, या फिर कंपनी के जितने भी कुल सदस्य हैं उनका 10वां हिस्सा। इन दोनों में से जो भी कम हो, वो संख्या काफी है। अगर ये शर्त पूरी नहीं होती तो दूसरा विकल्प है कि याचिका दायर करने वाले सदस्यों के पास कुल जारी की गई शेयर कैपिटल का कम से कम 10वां हिस्सा होना चाहिए। और हाँ, वो कंपनियां जिनकी शेयर कैपिटल नहीं होती, उनके मामले में कुल सदस्यों का कम से कम 5वां हिस्सा मिलकर आवेदन कर सकता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बात है, जिसे राजमुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन बनाम ए नागेश्वरराव के केस में तय किया गया था। बात यह है कि एक बार जितने जरूरी सदस्य हैं, उन्होंने याचिका दायर करने के लिए अपनी सहमति दे दी, तो वो बाद में अपनी सहमति वापस नहीं ले सकते। और ट्रिब्यूनल जो है, वो मामले का फैसला उन हालातों और तथ्यों के आधार पर करता है जो याचिका दायर करने की तारीख पर मौजूद थे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि अगर बाद में कुछ सदस्य अपने शेयर बेच भी दे या मैनेजमेंट उस समस्या को ठीक ही क्यों ना कर दे, तब भी जो याचिका दायर हो चुकी है वो वैध रहेगी। चलिए अब इस सवाल के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं कि इन मामलों से निपटने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी के पास क्या-क्या शक्तियां हैं। आपको बता दूं कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 242 के तहत ट्रिब्यूनल को बहुत ही ज्यादा वाइड और फार रीचिंग पावर्स दी गई हैं, ताकि वो सिर्फ समस्या को पकड़े नहीं बल्कि उसका एक स्थायी समाधान भी निकाल सके।
ट्रिब्यूनल की शक्तियों को हम कुछ हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहली और बड़ी शक्ति ये है कि ट्रिब्यूनल भविष्य के लिए कंपनी के कामकाज को रेगुलेट करने का यानी नियंत्रित करने का आदेश दे सकता है। वो ये तय कर सकता है कि आगे कंपनी किस तरह से चलेगी। दूसरी शक्ति वो ये आदेश दे सकता है कि जो पीड़ित सदस्य हैं उनके शेयरों को या तो दूसरे सदस्य खरीद लें या फिर खुद कंपनी ही उन्हें खरीद ले। और तीसरी बात, अगर कंपनी शेयर खरीदती है तो जाहिर है शेयर कैपिटल में कमी आएगी, तो उस कमी को भी ट्रिब्यूनल ऑथराइज कर सकता है। इसका एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल उदाहरण हमें सुरेश कुमार सांघी बनाम सुप्रीम मोटर्स लिमिटेड के केस में देखने को मिलता है। इस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कंट्रोलिंग ग्रुप था, जो बहुमत में था, उसे आदेश दिया कि वो पीड़ित अल्पसंख्यक सदस्यों के शेयरों को एक उचित दाम पर, एक फेयर वैल्यू पर खरीद ले। ये शक्ति ये सुनिश्चित करती है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास कंपनी से बाहर निकलने का एक निष्पक्ष और सम्मानजनक रास्ता हमेशा खुला रहे। लेकिन रुकिए, ट्रिब्यूनल की शक्तियां यहीं खत्म नहीं होती। वो कंपनी और उसके मैनेजमेंट, मान लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर या किसी और डायरेक्टर के बीच हुए किसी भी समझौते को खत्म कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है या उसमें बदलाव कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, एक उचित नोटिस देने के बाद वो कंपनी और किसी तीसरे पक्ष के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को भी बदल या खत्म कर सकता है। और एक और महत्वपूर्ण शक्ति, अगर याचिका दायर करने से 3 महीने पहले कोई ऐसा लेन देन हुआ है जो फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस यानी कपटपूर्ण वरीयता की श्रेणी में आता है, तो ट्रिब्यूनल उसे भी रद्द कर सकता है। और आखिर में ट्रिब्यूनल के पास कुछ बहुत ही शक्तिशाली अधिकार हैं। वो ऐसा कोई भी दूसरा आदेश पास कर सकता है जिसे वो न्यायसंगत और उचित समझता हो। ये एक बहुत ही व्यापक शक्ति है जो उसे किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से निपटने की ताकत देती है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण शक्ति, ट्रिब्यूनल कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कि किसी भी कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें भी संशोधन का आदेश दे सकता है और वो संशोधन कंपनी पर पूरी तरह से लागू होगा। अब इन शक्तियों का सीधा असर उन मैनेजर्स पर पड़ता है जिन्होंने गलत काम किया है। अगर ट्रिब्यूनल के आदेश से किसी मैनेजर को उसके पद से हटाया जाता है तो वो पद से हटने के लिए किसी भी तरह के मुआवजे या डैमेजेस का दावा नहीं कर सकता। और तो और उस व्यक्ति को हटाए जाने की तारीख से अगले 5 साल तक ट्रिब्यूनल की इजाजत के बिना उस कंपनी में कोई भी मैनेजरियल पद लेने से रोक दिया जाता है। ये प्रावधान मैनेजमेंट में अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करता है। अच्छा, अगर आपको ये सारी जानकारी और ये विस्तृत स्पष्टीकरण उपयोगी लग रहा है तो एक छोटा सा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे कंपनी कानून पर ऐसे ही और भी व्याख्यान आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। आपका समर्थन हमें और भी अच्छी सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो अब हम अपने सवाल के आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्से पर पहुंच गए हैं कि दमन और कुप्रबंध के बीच आखिर फर्क क्या है। हालांकि इन दोनों के लिए उपाय अक्सर एक साथ ही मांगे जाते हैं, लेकिन ये 2 अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। इनके उद्देश्यों और इनके आधार में बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इन अंतरों को एक-एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा फर्क, दमन का उद्देश्य होता है सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ हो रहे अन्याय से बचाना। वहीं कुप्रबंध का उद्देश्य होता है पूरी कंपनी को एक यूनिट के तौर पर होने वाले नुकसान से बचाना। दूसरा फर्क, दमन में जो आचरण होता है वो सदस्यों के प्रति कठोर और गलत होता है, जबकि कुप्रबंध में जो आचरण है वो कंपनी या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हानिकारक होता है। और तीसरा, दमन जो है वो मुख्य रूप से सदस्यों के साथ हो चुके या हो रहे गलत कामों का एक उपाय है, एक रेमेडी है, जबकि कुप्रबंध का जो स्वभाव है वो ज्यादातर प्रिवेंटिव यानी निवारक है, जिसका लक्ष्य कंपनी को भविष्य में होने वाले नुकसान से रोकना है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 के ये जो प्रावधान है, ये अल्पसंख्यक शेयरधारकों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। कानून का जो फोकस है वो अब कंपनी को बंद कर देने जैसे सख्त कदम से हटकर कंपनी के मैनेजमेंट में सुधार करने और सभी हितधारकों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने के ज्यादा कंस्ट्रक्टिव गोल पर आ गया है। ये परिसमापन यानी वाइंडिंग अप की जगह कंपनी के पुनरुद्धार पर जोर देता है, जो आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है।